सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा था प्रमुख संविधान संशोधन, जिसमें हमने 39वां संविधान संशोधन तक पढ़ लिया था। इम्पोर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन और दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलो मित्रों, पहले हम शुरू करते हैं 42वां संविधान संशोधन। हम देखेंगे इस संविधान संशोधन में क्या कुछ प्रावधान किए गए, कैसे किए गए, तमाम उन मुद्दों पर हम नज़र डालते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी, थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। 42वां
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 1976 में ये संविधान में संशोधन हुआ था। एक बहुत ही रोचक बात मित्रों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 42वां संविधान संशोधन था वो जब संसद में पेश किया गया था, राज्यसभा में इसको पेश किया गया था, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, विधेयक अगर पूछे तो बिल था वो 44वां। ये बड़ा ही थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पे मुद्दा है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये बातें तो हम अमूमन सुनते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, प्रश्न आपके सामने ये रख दिया जाए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया, तो मित्रों अधिकांश बच्चे उसका उत्तर देंगे 1978, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो 44वां संविधान संशोधन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 44वां संविधान संशोधन बिल जो रखा गया था वो कब रखा गया था। और मित्रों वो रखा गया था 1976 में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लेना कि जब 42वां संविधान संशोधन था वो तो संविधान संशोधन था, लेकिन अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन जो था वो बिल कौन सा था, तो मित्रों बिल था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में क्या कुछ प्रावधान किए गए। हम एक एक चीज़ को देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या चेंज किए गए, फिर हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चेंज किए गए, फिर हम देखेंगे डीपीएसपी में क्या क्या चेंज किए गए, फिर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या चेंज किए गए, फिर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनसे संबंधित क्या क्या चेंज किए गए, फिर हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में क्या कुछ चेंज किया गया, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में किस तरीके से कोई चेंज हुआ। हम एक एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रस्तावना, प्रीएम्बल। हमारी प्रीएम्बल में क्या कुछ संशोधन किया गया था इस अधिनियम द्वारा, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो मित्रों अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि मूल संविधान की प्रीएम्बल में नहीं थे। और वो 3 शब्द कौन कौन से थे? वो 3 शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और तीसरा था मित्रों अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलर, और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आपको 4 शब्द दे दिए उसने, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, बंधुता, ऐसे 4 शब्द दे दिए, और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल या मौलिक प्रस्तावना में था, या ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा नहीं था, है ना। फिर नीचे कोड बन सकते हैं कि ए और बी, ए बी और सी, बी सी और डी, ऐसे करके। तो मान लीजिए हम इसको प्रश्न बना लेते हैं कि ए बी सी और डी में हम जैसे मान शब्द लिख देते हैं बंधुता, और प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन से शब्दों का उल्लेख मौलिक प्रस्तावना में नहीं था। अब देखिए उसमें समाजवाद भी नहीं था, पंथ निरपेक्षता भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। नीचे कूट बन जाएंगे ए बी और सी, बी सी और डी, सी डी और ए, ऐसे करके कूट बन जाएंगे। तो ए बी और सी ये 3 शब्द जो हैं ये मौलिक प्रस्तावना में नहीं थे। और ये कब जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में। उस समय इंदिरा सरकार थी। काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन था ये जो 42वां संविधान संशोधन था। लगभग 59 अनुच्छेदों से या 59 संविधान के 59 ऐसे भाग थे, अंग थे जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इसलिए इसको आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहते हैं, सबसे बड़ा संविधान संशोधन। या इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, वो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको, लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान और सबसे बड़ा संविधान संशोधन। तो हमने देखा कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इसके द्वारा क्या कुछ चेंज हुए थे। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मित्रों
एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार वाला। काफ़ी विवादित भी ये आर्टिकल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा है। हमने देखा कि 31 में पहले 31A और B जोड़े गए, ये दोनों जोड़े गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1951 में। फिर आपको आइडिया है कि 31 में C जोड़ा गया, जो जोड़ा गया था 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 में एक और पार्ट जोड़ा गया, जिसको हम बोल देंगे 31D या इसको बोलिए 31 घ। हिंदी में इसको घ, इंग्लिश में इसको डी कहेंगे, जोड़ा गया। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि अगर राज्य आर्टिकल 39B और C को लागू करता है, या हम यूं कहें कि DPSP को लागू करना चाहता है, और उसके लिए अगर किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 के जो बाकी प्रावधान हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो इसका न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। क्या कहा गया मित्रों? हालांकि 31C और 31D में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों का, लेकिन अपने को क्लियर करना है। पहले तो 31D कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि अगर राज्य DPSP को लागू करता है, यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रयास करता है, और इस प्रयास करने से अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट जाए तो कोर्ट इस मामले का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई आप अनुच्छेद 39BC को लागू करते हुए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, यानी कोर्ट को प्रश्न करने का अधिकार नहीं रहेगा। ये उल्लेखित कर दिया गया 31D द्वारा। अब हम देखते हैं कि DPSP में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्या कुछ चेंज किया गया। तो मित्रों इसमें जैसे कि हमने DPSP पढ़ रखा है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 में हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, फिर हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। DPSP में 3 आर्टिकल ऐड किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। एक आर्टिकल था 39A, एक आर्टिकल था 43A और एक आर्टिकल था 48A। ये 3 आर्टिकल ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। हालांकि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों को पीछे जाने की आवश्यकता न पड़े, यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। 39A में लिखा था कि राज्य सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। यानी कि क्योंकि पता है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो काफ़ी उलझी हुई है, काफ़ी महंगी है, हर व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, वकीलों की फीस और फाइलों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने प्रयास किया था कि ऐसे व्यक्ति जो न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, उन लोगों को न्याय प्राप्त हो सके, तो राज्य उनके लिए निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, यानी कि उनको फ्री में वकील मिलेंगे, फ्री में उनकी जो फाइलों का चार्ज होगा वो सरकार वहन करेगी, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और ये लिखा गया था 39A में। ये DPSP है, इसलिए इसको लागू करना या न करना ये पूर्णतः राज्य पर निर्भर करता है। इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर राज्य हमें निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करवा रहा तो हमें सहन करना पड़ेगा, हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। 43A में लिखा गया था कि जो भी उद्योग हैं, उद्योगों का प्रबंधन है, उस उद्योगों के प्रबंधन में जो कार्मिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका भी सहयोग होगा। यानी जो कार्मिक वर्ग हैं वो भी उद्योगों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं दोबारा समझा दूं कि उद्योग है, कोई संस्था है, उसका जो प्रबंधन होता है, उसका जो मैनेजमेंट होता है, उसमें हर स्तर के व्यक्ति का, हर स्तर के कर्मचारी का रोल होना चाहिए। ऐसा प्रयास किया गया था 43A में। और भारत में जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का आधार यही आर्टिकल है। उसके बाद में है आर्टिकल 48A, जिसमें लिखा गया था कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा, जिसमें वन, वन्य जीव सभी चीज़ें आ जाएगी। यानी कि 48A में क्या था कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा। तो पहला हमने पढ़ा प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, हमने पढ़ लिया समाजवाद,
पंथ निरपेक्षता, अखंडता। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में एक ही आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31D। फिर हम देख रहे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी में 3 आर्टिकल जोड़े गए, 39A, 43A और 48A। ये 3 आर्टिकल जोड़े गए डीपीएसपी में। फिर हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या कुछ प्रावधान किए गए थे इस संविधान संशोधन द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें हमारे मौलिक संविधान की, तो मौलिक संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख ही नहीं था। ये उल्लेख ही कब किया गया था? ये उल्लेख किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक भाग है 4 में, भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया 4A। एक आर्टिकल है 51, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A। और इस 51A के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख किया गया था, जिसको कि हम ऑलरेडी हमारे इस जो श्रृंखला है उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने इसको क्लियर भी कर रखा है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, उसके अंतर्गत 51A आर्टिकल जोड़ा गया और उस 51A आर्टिकल के अंतर्गत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख किया गया। चूँकि वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे बड़ा रोल ये है कि ये मौलिक संविधान में इनका उल्लेख था ही नहीं। सबसे पहले जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको संविधान में ऐड किया गया और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और जो मूल कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है ये जो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है मित्रों इसमें आर्टिकल 74(1). देखिए 74(1) में ये बात लिखी गई है कि जो हमारा राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मिनिस्ट्री होगी। उस मिनिस्ट्री का जो चीफ होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ये बात हमारे मूल संविधान में लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इतनी बात लिखी हुई थी। उसके बाद लिखा हुआ था कि ये जो राष्ट्रपति है ये मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। इतना मूल संविधान में लिखा हुआ था। शब्दों को थोड़ा समझते जाना, मैं दोहरा देता हूं। राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। लेकिन जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा इस लाइन में क्या जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बिल्कुल, इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये बिल्कुल सेम है। लेकिन आगे क्या लिख दिया कि राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति को वादा कर दिया कि मंत्री परिषद ने जो बात कही है वो माननी ही पड़ेगी। मंत्री परिषद ने जो भी कह दिया, जैसा भी कह दिया, राष्ट्रपति को बिना सोचे समझे उसको अपनी स्वीकृति देनी होगी। ये प्रावधान कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए गए कि वो किसी भी प्रकार के विधेयक को, किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को मंत्री परिषद के किसी भी परामर्श को लौटा ही नहीं सकता, उसको पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकता, उस पर किसी भी प्रकार का पॉकेट बिटो कर ही नहीं सकता। यानी जो मंत्री परिषद ने कह दिया समझो वो हो गया। ऐसा प्रावधान कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 74(1) में। नेक्स्ट मित्रों, जो हमारी संसद है और संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इसी तरीके से हमारा विधानमंडल है, उसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन होता है, इसी तरीके से विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है, इनका कोई कार्यकाल होता नहीं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, विधानसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा सरकार ने इसमें चेंज कर दिया और ये प्रावधान कर दिया गया कि अब से लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष
विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। मूल संविधान में ये 5 वर्ष था, हालांकि वर्तमान में भी ये 5 वर्ष है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बाकी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको दोबारा से क्या कर दिया गया, 6 से 5 कर दिया गया। वो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन से प्रावधान हुए थे। तो 5 वर्ष कार्यकाल था लोकसभा का, विधानसभा का, उसको बढ़ाकर कर दिया 6 वर्ष। एक और प्रावधान किया गया, देखिए गणपूर्ति का हमारे यहाँ पे उल्लेख है संविधान में, गणपूर्ति या जिसको हम कोरम कहते हैं, और जो कोरम कितना है 1/10 यानी कि 10%, यानी कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी है 545 और इसका 10 बटा करेंगे तो लगभग कितनी बनेंगी 55 व्यक्ति। इसी तरीके से राज्यसभा का कितना है 245 का 10 करेंगे तो लगभग 25, यानी कि अगर लोकसभा की कार्यवाही शुरू करनी है, लोकसभा की बैठक हमें करवानी है, तो कम से कम 55 सांसद वहां पर उपस्थित होने आवश्यक हैं। और अगर राज्यसभा की कार्यवाही संपन्न करवानी है तो 25 सांसदों का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर इससे कम संख्या है तो संसद की कार्यवाही को शुरू नहीं कर सकते। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, इस गणपूर्ति या कोरम शब्द को हटा दिया गया। यानी जरूरी नहीं है कि 55 व्यक्ति होंगे, वहाँ पे चाहे 20 लोग आएँ, चाहे 30 लोग आएँ, चाहे 10 लोग आएँ, चाहे 500 सदस्य आएँ, संसद की बैठक होगी और होगी नहीं, उसमें अगर प्रस्ताव रखा गया है उस पर वोटिंग भी होगी, सब कुछ होगा। गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया हमारे संविधान में। हालांकि आगे हम 44 में पढ़ेंगे, 44 में द्वारा क्या कर दिया गया, गणपूर्ति या कोरम वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से जिंदा कर दिया गया और दोबारा से अब अपने संविधान में वर्तमान समय में ये जो गणपूर्ति है, जो कोरम है, वो कितना है 1/10। नेक्स्ट, इस संविधान संशोधन द्वारा मित्रों हमारी जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें क्या किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है। और विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकारें भी कानून बना सकती है, राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों ने एक ही मुद्दे पर कानून बना लिया है तो केंद्र वाला ही मान्य होगा, राज्य वाला समाप्त हो जाएगा। ये प्रावधान है 7वीं सूची में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 7वीं सूची में संशोधन किया गया। राज्य सूची के 5 विषय निकालकर इनको कहाँ पे रख दिया गया, समवर्ती सूची में। और वो 5 विषय कौन कौन से हैं, शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में है। वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय हैं जिनको राज्य सूची से निकालकर कहाँ पे रख दिया गया मित्रों, समवर्ती सूची में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में कितने थे मित्रों, 47 विषय। और इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए और इसको यहाँ पे रख दिया। अतः वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं मित्रों, 61। यहाँ पे बाद में 100 हो गए हैं और यहाँ पे कितने हो गए हैं मित्रों, 52। क्लियर। राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर कहाँ रख दिया गया, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 हमने पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद 356 हमने पढ़ा हुआ है। 352 राष्ट्रीय आपात लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इसमें संशोधन कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इन दोनों ही आर्टिकल्स में, और लिख दिया गया कि राष्ट्रपति अपनी सुविधा अनुसार या देश के हालातों के अनुसार पूरे देश में अनुच्छेद 352 लगा सकता है या देश के किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 का 356 का प्रयोग कर सकता है। और मूल संविधान में ये लिखा हुआ था कि अगर राष्ट्रपति 352 या 356 के लगाने की घोषणा कर देता है तो उसके बाद में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 6 माह बाद संसद से इसकी अनुमति लेनी होती है। एक बार लग गया, उसके बाद 1 महीने बाद, यहाँ पे लिखा 1 माह बाद, यहाँ पे 2 माह बाद संसद की अनुमति मिल गई तो वो 6 महीने तक लगा रहेगा। उसको आगे चलाना है तो मित्रों अगले 6 महीने बाद दोबारा से संसद से अनुमति लेनी होती है। ऐसा प्रावधान था मूल संविधान में, ऐसा ही प्रावधान है वर्तमान में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति ने
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के लगाने की घोषणा कर दी तो 1 साल बाद उसकी अनुमति लेनी होगी, फिर 1 साल चलेगा, फिर उसका 1 साल, यानी 1-1 साल करके इसको हम बढ़ा सकते हैं। जबकि मूल संविधान में कितना था, 6-6 माह बाद अनुमति, और 42वें द्वारा क्या कर दिया गया कि 1-1 वर्ष बाद इसकी अनुमति लेनी होगी। हालांकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको पुनः क्या कर दिया, 6-6 माह कर दिया। नेक्स्ट है मित्रों आर्टिकल 257, और इसमें संशोधन करके इसमें जोड़ा गया ए, और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अगर किसी राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरफेयर करने की आवश्यकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है, वहाँ पर अर्ध सैनिक बलों की तैनाती कर सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ चाहे तो फोर्स भेज सकती है। ऐसा उल्लेख किया गया 257A में। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी सब कुछ अपने वश में, अपने अंडर में करना चाहती थी। थोड़ी सी खराब भाषा में अगर और कहा जाए तो एक तानाशाह का रूप वो लेना चाहती थी कि तानाशाह की तरह सुप्रीम कोर्ट भी मेरे अंडर में हो, संसद भी मेरे अंडर में हो, इलेक्शन कमीशन भी मेरे अंडर में हो, फाइनेंस कमीशन भी मेरे अंडर में हो, यानी जो कहूँ वैसा का वैसा हो। और एक थिंकर्स ने, एक पॉलिटिकल थिंकर्स है, उन्होंने कहा भी था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, और वो इन हालातों से लग रहा है कि वास्तव में इंदिरा उस समय इंडिया थी और इंडिया उस समय इंदिरा था। राज्य सरकारों को अपने अधीन करने के लिए, अगर ऐसे कोई राज्य हैं जो इंदिरा गांधी के समर्थन में नहीं हैं, उनको अपने समर्थन में लाने के लिए, उनके ऊपर इनडायरेक्टली इंटरफेयर करने के लिए 257A जोड़ा गया कि जब कभी भी कोई भी राज्य सरकारें कोऑपरेट नहीं करेगी, वहाँ पे अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी जाएगी और वहाँ के संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो एक तानाशाह का रूप लेती जा रही थी इंदिरा गांधी उस समय, और इस संविधान संशोधन से ऐसा लग रहा है। कितना बड़ा संविधान संशोधन था, लगभग 59 अनुच्छेद थे जिनके साथ यहाँ पे छेड़छाड़ की गई थी। नेक्स्ट, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी जो रिट जारी करने की शक्ति है, जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, हैबीज कार्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्शियोरी, को वारंटो, हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, प्लस एक और रिट हमने पढ़ा था इंजंक्शन नामक रिट भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, प्लस जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है उनकी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, वो अपने आप में थोड़ी सीमित होगी। असीमित शक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया, प्लस जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, उसको भी सीमित कर दिया गया। यानी कि इस संविधान संशोधन के तहत जुडिशियल रिव्यू जो पावर थी वो अपने आप में असीमित नहीं रही। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। संविधान के काफ़ी सारे प्रावधानों में संशोधन किया गया, कुछ संवैधानिक थे और कुछ सीमा तक हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्रावधान हम यूँ कह सकते हैं कि शायद असंवैधानिक भी थे। उसके बाद मित्रों आता है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें मुख्यतः 42वें संविधान संशोधन पर ही विचार किया गया और 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को पुनः उसी स्थिति में ला दिया जिस स्थिति में वे पूर्व में थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट मित्रों पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा सबसे पहला जो काम किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, वो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना। संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख एक तो आर्टिकल 31 में था और एक इसका उल्लेख था 19(1)(f) में भी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख था। देखिए आर्टिकल 31 में पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें 31A और 31B जोड़े गए, फिर 25वें संविधान संशोधन द्वारा 31C जोड़ा गया, फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 31D जोड़ा गया।
44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने पूरा का पूरा जो ये मामला था इसी को खत्म कर दिया। आर्टिकल 31 को यहाँ से समाप्त कर दिया और इसको कहाँ पे रख दिया, अनुच्छेद 300A में, और इसको बना दिया लीगल राइट। यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, और जब फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो इसका अगर उल्लंघन हो जाए तो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं रहती। यानी कि बार बार इसमें संविधान संशोधन करने के बजाय ये सबसे अच्छा हल था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहा ही नहीं, और जब वो मूल अधिकार नहीं रहा और उसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वैसे नहीं जा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये काम किया गया कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इन दोनों को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, और आर्टिकल 300A के तहत इसको लीगल, यानी कि इसको बना दिया कानूनी अधिकार, इसको बना दिया विधिक अधिकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आर्टिकल 71 से संबंधित क्या प्रावधान किए गए। देखिए, आर्टिकल 71 में दो बातों का उल्लेख है। पहले हम देखते हैं इसमें दो बातें कौन सी है, फिर हम देखेंगे इसमें क्या प्रावधान किए गए। इसमें एक तो ये लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो इसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहला ये लिखा गया है। और दूसरा ये लिखा गया है कि अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो उस दौरान राष्ट्रपति ने अगर कुछ काम कर दिए हैं, कुछ डिसीजन ले लिए हैं, तो उनको अवैध नहीं माना जाएगा, वे बिल्कुल वैध ही माने जाएंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध हो सकता है, राष्ट्रपति का पद कभी भी अवैध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने राष्ट्रपति के रूप में काम कर दिया है और उस दौरान उसने जो भी काम कर लिए हैं, जो भी डिसीजन ले लिए हैं, उन पर हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगा सकते। ये प्रावधान किया गया, ये प्रावधान है आर्टिकल 71 में। और आपको शायद आइडिया होगा, जो 39वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1975, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को हमने पढ़ा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था राजनारायण जी के द्वारा। तो उस समय इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर के चुनावों से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई ही नहीं हो सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और अब प्रावधान कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर से संबंधित अगर कुछ विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और केवल चैलेंज ही नहीं किया जाएगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जो भी उचित निर्णय होगा, निर्णय लेगा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव को, प्राइम मिनिस्टर के कार्यों को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम चैलेंज कर सकते हैं। ये प्रावधान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 74, और हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने इसमें ये प्रावधान करवा दिया था कि अगर मंत्री परिषद ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हैं। उसमें ही शब्द जुड़वा दिया था, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करेंगे। ये काम किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इस ही शब्द को हटा दिया। सेंटेंस पहले जैसा हो गया। क्या हो गया कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। इतना सेम है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी गई 44वें संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि इंदिरा गांधी ने तो एक प्रावधान कर दिया था कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ बिल्कुल बांध दिए थे। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार ने न सिर्फ इस ही शब्द को हटवाया,
बल्कि यह भी प्रावधान कर दिया कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद का परामर्श सही नहीं है या इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनः लौटा सकते हैं। यह प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद 74(1) में और वर्तमान में यही प्रावधान है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल दोबारा से कितना कर दिया मित्रों? 5 वर्ष, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया था? 6 वर्ष। इसको दोबारा से घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। उसके बाद में मित्रों एक आर्टिकल है 352 और हाथ लगते हम 356 का भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे मित्रों? आपको आइडिया है कि जो मोरारजी देसाई थे वे कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे और जब आपको आइडिया है कि नेहरू जी का निधन हुआ था तो सबसे जो गद्दावर नेता के रूप में उस समय थे दूसरे नंबर पे वो मोरारजी देसाई थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि नेहरू जी के निधन के बाद मोरारजी देसाई ही कि अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज। 1964 से लेकर 1967 तक के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और के कामराज के साथ एक शब्द जुड़ता है जिसको बोलते हैं किंग मेकर। ये किंग मेकर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं हम देखते हैं। 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ था तो मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन के कामराज और इनके साथ इनके एक सहयोगी थे निंदली गप्पा, इनको लगा था कि हम मोरारजी देसाई को शायद हम टैकल नहीं कर पाएंगे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे अंडर में काम करे, हमारी बातों को माने। तो नेहरू जी के निधन के बाद पहले तो हमने कुछ समय तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी को नियुक्त किया। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन आपको आइडिया है कि 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ समझौता करने गए रूस के सहयोग से। उस समय का यूएसएसआर, आज हम जिसको रूस कह सकते हैं यूएसएसआर, लेकिन आपको पता है कि वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी का निधन हो जाता है और दोबारा से मोरारजी देसाई के सामने ऑप्शन बनता है कि वो शायद अब प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन तब भी क्या हुआ, एक बार फिर हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गुलजारी लाल नंदा को और उसके बाद 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और लगातार 1977 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही। यानी कि 2 बार मौका आया था मोरारजी देसाई के पास प्रधानमंत्री बनने का और दोनों बार ही उससे मौका छीन लिया गया। के कामराज ने पहले बनाया लाल बहादुर शास्त्री को पीएम और फिर बनाया इंदिरा गांधी को। यानी कि अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में उनको 2 बार किंग मेकर बनने का मौका मिला। इन सब हालातों से मोरारजी देसाई जो थे वो बहुत खफा हो गए थे कांग्रेस से और उन्होंने एक अलग पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और 1977 में जैसे ही चुनाव होते हैं तो कौन जीतता है? मोरारजी देसाई, और 1977 में वे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। लेकिन जब 1975 में, यहाँ पे हम बात कर लें, 26 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लगा था जो कि आंतरिक असंतोष के आधार पर लगा था। आंतरिक असंतोष। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां संविधान संशोधन, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, गोलकनाथ के मामले को पलटना, ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे क्या हो गए, जो बड़े बड़े लोग थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। माहौल बिगड़ता देख आंतरिक असंतोष के आधार पर इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी फखरुद्दीन अली अहमद से। और आपको पता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और इस समय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। यानी कि नागरिकों के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं बचा। और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने अपने जो सबसे बड़े बड़े प्रतिद्वंदी थे, जिसमें मोरारजी देसाई थे, नीलम संजीव रेड्डी थे,
इन सबको उठाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद 1977 में चुनाव हुए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। अब वो जेल से रिहा हो रहे थे और उनके सामने 2-3 बातें थी। नंबर 1 कि आंतरिक अशांति के आधार पर या फिर आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाना सही नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय आपात लगाने का आधार ऐसा होना चाहिए जो हर व्यक्ति को दिखे, हर व्यक्ति महसूस करे कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियां थी कि राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। तो उन्होंने इस आंतरिक असंतोष शब्द को हटवाकर इसके जगह क्या शब्द लिखवा दिया? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी वर्तमान में आंतरिक असंतोष शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में नहीं है, बल्कि कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह। दूसरा, उन्होंने कहा कि फोन पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय फखरुद्दीन अली अहमद को आधी रात को फोन किया था इंदिरा जी ने कि भाई सुबह उठते ही आप क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। तो इसमें प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल लिखित में देगा तो ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, वरना तो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, शब्द लिख दिया गया मंत्रिमंडल। हम संविधान की बात करते हैं और संविधान के जो आर्टिकल हैं 74 है, 75 है, 78 हैं, सब में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में ये एक नया शब्द आया है मंत्रिमंडल, और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 352। यानी कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख ही नहीं था, मंत्री परिषद का उल्लेख था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये एक नया शब्द आया मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। तीसरा, इसमें चेंज किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21, यानी कि 20 में लिखा गया है दोषसिद्धि का अधिकार और 21 है जीने का अधिकार। ये दो अधिकार कभी भी नहीं छीने जा सकते, चाहे राष्ट्रीय आपात लगे, चाहे राष्ट्रपति शासन लगे, चाहे कुछ भी लगे। ये दो मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीने जा सकते। जबकि मूल संविधान में क्या था? सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें यह भी लिखा कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। अगर भारत पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया है, युद्ध जैसी स्थिति है या फिर युद्ध हो रहा है, तो 19 निलंबित हो सकता है, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में आपातकाल लगा है, देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगा है, तब अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगता है तो 19, 20 और 21 ये तीनों के तीनों आर्टिकल जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर युद्ध के कारण आपातकाल लगा है तो दो ही आर्टिकल जिंदा रहेंगे, 20 और 21। ये सारे के सारे प्रावधान किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 लग जाने के बाद हमने पढ़ा था कि 6 माह बाद संसद की अनुमति लेनी होती है, जिसको इंदिरा सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया था? 1 वर्ष। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको द्वारा से क्या किया गया? 6 माह किया गया। यानी कि 6 माह बाद संसद की अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिल गई, 6 महीने तक लगा रहेगा, फिर 6 माह बाद अनुमति लेनी होगी, ये 6 माह बाद अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा द्वारा से प्रावधान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके साथ ही मित्रों अपना 42वां और 44वां संविधान संशोधन और इनके जो मुख्य प्रावधान हैं वो हमने कर लिए। ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।